Hello students, welcome to the new video sessions of Hotspot Biology with ताहिर अमान के साथ। We hope that आप सब बहुत अच्छे से होंगे और पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। अभी तक हमने पहले दो लेक्चर्स में सेल के बारे में डिस्कस किया है कि सेल क्या है और क्या क्या उसके बेसिक कैरेक्टर्स थे और उसकी सेल थ्योरी हमने डिस्कस की। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं ये बहुत ही कम जगह पे डिस्कस किया जाता है, लेकिन इस पर्टिकुलर सेक्शन से नीट में बहुत बार क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं, राइट। वही आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अंडर द हेडिंग डाइवर्सिटी इन द सेल। डाइवर्सिटी इन सेल से आप क्या समझते हैं? इसका सिंपल सा मतलब ये है कि हम डिस्कस करेंगे कि सेल के स्ट्रक्चरल डाइवर्सिटी कितनी है, उसके बाद सेल का जो साइज है उसमें कितनी डाइवर्सिटी है और सेल की कौन कौन सी स्पेशल प्रॉपर्टीज होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर टाइप्स। लेट अस स्टार्ट। तो चलिए, अगर सबसे पहले मैं बात करूं टाइप्स ऑफ सेल्स, वैसे तो हमारे पास बहुत बेशुमार टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं, लेकिन कुछ हमारे पास पर्टिकुलर हेडिंग्स होती हैं जिनके अंदर उन सारों को हम स्टडी करते हैं। ऑन दैट बेसिस अगर हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो सेल्स को हम बेसिकली तीन टाइप्स में डिवाइड करते हैं। बड़े ध्यान से समझना बच्चों। सबसे पहले सेल्स जो है दैट इज अनडिफरेंशिएटेड सेल्स। देखिए, अनडिफरेंशिएटेड से आप क्या समझते हैं? जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि सेल मिलके बनाता है टिश्यू, टिश्यू मिलके बनाता है ऑर्गन एंड देन ऑर्गन सिस्टम। तो जब तक टिश्यूज नहीं बने थे, या आप ये कह सकते हैं कि सेल्स ने मिलके टिश्यूज नहीं बनाया था, तो वो सेल्स क्या कर रहे थे? अभी अपने डिवाइडिंग फेज में थे। जब टिश्यू में वो कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि तब सेल को ये पता चल जाता है कि मुझे कौन सा फंक्शन परफॉर्म करना है। वो जो फेज होता है राइट फ्रॉम द सेल टू द फॉर्मेशन ऑफ टिश्यू, उस पर्टिकुलर वो जो स्टेज होती है एक छोटी सी, उस स्टेज को कहा जाता है अनडिफरेंशिएटेड स्टेज, यानी कि सेल अभी तक डिवाइड करता ही जा रहा है। और अनडिफरेंशिएटेड सेल वो होता है जिसको कोई भी फंक्शन असाइन नहीं हुआ होता है, यानी कि वो टिश्यू में कन्वर्ट नहीं हुआ होता है। तो सबसे अगर मैं सिंपल एग्जांपल आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं तो आपने मेरिस्टेमेटिक सेल के बारे में सुना होगा। मेरिस्टेमेटिक सेल एक ऐसा सेल होता है प्लांट्स में जिसमें डिवाइड करने का कैपेसिटी कभी भी खत्म नहीं होता है। इट ऑलवेज डिवाइड। ये हम पढ़ेंगे प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में और ज़्यादा डिटेल्स में, अभी हम जस्ट ओवरव्यू ले रहे हैं। तो अनडिफरेंशिएटेड सेल कौन सा हुआ कि जो हमेशा डिवाइड करता रहता है और जो कोई भी पर्टिकुलर फंक्शन असाइन जिसको नहीं होता है, राइट। जैसे कि स्टेम सेल्स हमारी बॉडी में होते हैं, स्टेम सेल्स हमेशा डिवाइड करते रहते हैं। बात समझ में आई? इनका कोई भी प्रॉपर फंक्शन नहीं है, इनका फंक्शन केवल एक ही है कि नए नए सेल्स को बनाते रहते हैं और दे हैव द, आप कह सकते हैं, यूनिक एबिलिटी ऑफ डिवाइडिंग अगेन एंड अगेन। बात समझ में आई? ये जो यूजुअली अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं, ये जब मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि जब अपनी जनरेशन को बढ़ाते हैं या अपने नंबर को बढ़ाते हैं, तो ये कौन सा सेल डिवीजन करते हैं? माइटोसिस, राइट। उसके बाद जब अनडिफरेंशिएटेड सेल पूरी तरह से अपना उनको फंक्शन असाइन हो जाता है, या आप ये कह सकते हैं जब सेल जो है टिश्यू में कन्वर्ट हो जाता है, अब टिश्यू को एक पर्टिकुलर फंक्शन असाइन हो गया है, दैट undifferentiated cell when get the or when it has the ability to perform any function, that cell is known as differentiated cell। यानी कि वो जो differentiated cell है, जिस तरह से बेस्ट एग्जांपल हमारी आइज की सेल्स हैं, उसके बाद हमारे स्टमक की सेल्स हैं, तो दोनों की जो सेल्स हैं वो क्या है? अलग अलग हैं। जैसे हमारी आइज में रॉड्स एंड कोन्स हैं, हमारे जो स्टमक में वहाँ पे एपिथेलियल सेल्स हैं, तो दोनों सेल्स का फंक्शन क्या हो चुका है? अब सेपरेट हो चुका है, लेकिन बने तो एक ही सेल से, दैट इज फ्रॉम जाइगोट। तो वो जाइगोट क्या था? अनडिफरेंशिएटेड सेल। अब लेकिन जो रॉड्स और कोन्स हैं वो क्या है? डिफरेंशिएटेड सेल। समझ में आ गया? आई होप। उसके बाद आगे डी डिफरेंशिएटेड सेल्स। डी डिफरेंशिएटेड सेल्स वो होते हैं जब ये जो डिफरेंशिएटेड सेल है, इनमें से कुछ सेल्स ऐसे होते हैं ये फ्यूचर में जाके अपना फंक्शन चेंज भी कर सकते हैं। बहुत सिंपल टर्म्स में आपको समझा रहा हूं मैं, क्योंकि हमें इसका डिटेल्स प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में पढ़ना है, राइट। मैं क्या बोल रहा हूँ
कि कुछ डिफरेंशिएटेड सेल्स ऐसे हैं जो फ्यूचर में जाके अपना फंक्शन चेंज कर सकते हैं। जिस तरह से हम देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे प्लांट्स में पार्ट्स आएंगे जो किसी और का मॉडिफिकेशन होंगे। जैसे बेस्ट एग्जांपल क्या है, आपने प्लांट्स में स्पाइन्स देखे होंगे, कांटे। तो वो जो कांटे हैं वो किससे बनते होंगे, आपको क्या लगता होगा? सो वो जो स्पाइन्स हैं वो बनते हैं लीव्स से। तो जब यानी कि इसका मतलब ये था कि उस प्लांट पे पहले लीव्स लगे होंगे, उसके बाद वो मॉडिफाई होके स्पाइन्स में कन्वर्ट हो गए। तो लीव्स का फंक्शन अलग था, बात समझ में आई। फिर वही लीव्स दोबारा से मॉडिफाई हुए, यानी कि दोबारा से वो डिफरेंशिएट हुए, यानी कि डिफरेंशिएटेड सेल्स अगेन डिफरेंशिएट टू फॉर्म अनदर पार्ट और अनदर टू गेट कन्वर्टेड इनटू अनदर फंक्शन। उनको कहा जाता है डी डिफरेंशिएटेड सेल्स। और इस प्रोसेस को डिफरेंशिएशन कहा जाता है और इसको डी डिफरेंशिएशन भी कहा जाता है। हमें ये डिटेल्स में पढ़ना है। सो अभी ऐसी कोई परेशानी की बात आप अपने दिमाग में ना रखें। अब मैंने आपको कहा था कि हर एक इंडिविजुअल सेल में ये प्रॉपर्टी होती है कि वो सारे के सारे फंक्शंस इंडिविजुअली परफॉर्म कर सकता है। उसमें जितने भी बेसिक लाइफ प्रोसेसेस होते हैं वो सारे के सारे होते हैं। जैसे सेल में रेस्पिरेशन होता है, सेल में डाइजेशन होता है, सेल में एक्सक्रीशन होता है, सेल में ऑलमोस्ट हर एक बेसिक एक्टिविटी होती है। इसीलिए सेल को एक ओपन सिस्टम कहा जाता है। ओपन सिस्टम कहने का मतलब कि हर एक जो सेल है वो दूसरे से बिल्कुल सेपरेट होता है और उसको वो जो सेपरेट करता है एक पर्टिकुलर डिफाइंड बाउंड्री होती है जिसको कहा जाता है सेल मेम्ब्रेन। उस सेल मेम्ब्रेन के द्वारा हमारी बॉडी में जो भी एनर्जी होती है या जो भी एनर्जी का फॉर्म होता है, जैसे ग्लूकोज है, वो उस सेल में जाता है या कुछ भी कंपोनेंट होगा वो सेल में जाएगा। फिर सेल में वो सारे के सारे प्रोसेसेस होंगे। फॉर एग्जांपल कि ग्लूकोज से वो एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करेगा और जो एनर्जी कंपोनेंट नहीं होगा उसको बाहर निकाल फेंकेगा। तो इसीलिए सेल को एक ओपन सिस्टम भी कहा जाता है, क्योंकि हर एक सेल दूसरे सेल से हमेशा सेपरेटेड रहता होता है, जुड़ा हुआ कभी भी नहीं होता है। एंड द सिंपलेस्ट आंसर इज दैट द सेल पोजेसेस ए डेफिनेट मेम्ब्रेन, राइट, जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जाता है। बाहर से वो मटेरियल लेता है, इसके बाद वो एनर्जी को प्रोड्यूस करता है और प्रोड्यूस करने के बाद जो वेस्ट होता है उसको सेक्रेट कर देता है। सब डिटेल्स में पढ़ेंगे। अब बात कर लेते हैं साइज ऑफ सेल्स। सो बहुत बार नीट में इस जगह से भी क्वेश्चंस आते हैं, राइट। स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है, सबसे बड़ा सेल कौन सा है। सो आइए डिस्कस करते हैं। तो जो सबसे स्मॉलेस्ट सेल है, यहाँ मैंने नाम नहीं लिखा, मैं नाम लिख देता हूँ, दिस इज माइकोप्लाज्मा। अभी तक जो सबसे स्मॉलेस्ट सेल है वो है माइकोप्लाज्मा, जो अभी तक डिस्कवर किया गया है। और इसका जो साइज है इट इज बिटवीन 0.1 टू 0.5 माइक्रोमीटर। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि एक माइक्रोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। वो माइनस में आएगी फ्रैक्शन, लेकिन आप मुझे बताइएगा, डेफिनेटली बताइएगा। सो ये माइकोप्लाज्मा है। उसके बाद ये दिया हुआ है इसका सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो दिया हुआ है, इट इज इन क्यूबिक मिलीमीटर, दैट इज 1 into 10⁻³ माइक्रोमीटर पर क्यूबिक मीटर। आप ऐसे भी कह सकते हैं इन क्यूबिक मिलीमीटर, बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है, ठीक है। उसके बाद बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का साइज है 3 to 5 माइक्रोमीटर। उसके बाद वायरसेस आ गए। अब वायरसेस सेल तो नहीं है, सेल नहीं है वायरस, लेकिन हम इसको एक ऑर्गेनिज्म कंसिडर करते हैं। बहुत ही छोटा साइज होता है इसका, 7 into 10⁻⁻⁷। ये वेरी कर सकता है, ये हमने आपको समझाने के लिए एक साइज यहाँ पे लिया हुआ स्मॉलेस्ट। बात समझ में, ये ऐसा नहीं है कि सारे वायरसेस का यही साइज होगा या सारे बैक्टीरिया का यही, ये हमने जो एवरेज साइज कह सकते हैं स्मॉलेस्ट। उसके बाद आरबीसी का 7 माइक्रोमीटर होता है, डब्ल्यूबीसी का 6 माइक्रोमीटर। सबसे जो लंबा सेल है हमारी बॉडी में दैट इज नर्व सेल, 90 सेंटीमीटर। उसके बाद प्लांट में कारा एक प्लांट का नाम है, इसका जो सेल है इट इज बिटवीन 1 to 10 सेंटीमीटर। अब बात कर लेते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा सेल और दुनिया का सबसे छोटा सेल। हमारी बॉडी में सबसे बड़ा सेल कौन सा है, हमारी बॉडी में सबसे छोटा सेल कौन सा है, इनको देखते हैं। सो देखिए, दुनिया में जो सबसे बड़ा सेल है जो ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है दैट इज ऑफ ऑस्ट्रिच एग। ऑस्ट्रिच के एग का सबसे बड़ा, वो एक इंडिविजुअली एक ही सेल है,
बात समझ में आई? सो उसका जो साइज है इट इज 1.1 इंटू 10⁻15 क्यूबिक मिलीमीटर। ये यहाँ पे मैंने लिखा है, ये सेल का वॉल्यूम बताया गया है, ये इतनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। उसके बाद हेन एग का जो साइज है दैट इज उससे जो छोटा है दैट इज 5 इंटू 10⁻13। अब ह्यूमन बॉडी में जो सबसे बड़ा सेल है दैट इज द सेल ऑफ फीमेल गैमीट। फीमेल गैमीट को क्या कहा जाता है? एग सेल। सो ह्यूमन एग का जो साइज है ये कितना है? 1.4 इंटू 10⁻6। और ह्यूमन बॉडी का सबसे छोटा सेल कौन सा है? दैट इज स्पर्म सेल। तो ये स्पर्म सेल का साइज बताया 1.7 इंटू 10⁻1। तो ये तो हमने बात कर ली ह्यूमन बींग्स की या ऑर्गेनिजम्स की। उसके बाद जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें सबसे जो लार्जेस्ट बैक्टीरिया है उसका साइज है 7 इंटू 10⁻0 लार्जेस्ट सॉरी। उसके बाद स्मॉलेस्ट है 2 इंटू 10⁻2। उसके बाद माइक्रोप्लाज्मा का साइज है 1 इंटू 10⁻3 है सॉरी। उसके बाद जो स्मॉलेस्ट वायरसेस है वो है 7 इंटू 10⁻7। तो ये बताया गया है। एक चीज का ध्यान रखिए, ये वॉल्यूम बताया है हमने, ये ऐसे सेंटीमीटर या माइक्रोमीटर में साइज नहीं, ये वॉल्यूम बताया गया है। सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, राइट। अब आपको ये बीच में क्या आ सकता है, ये बताइए सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है, सबसे बड़ा सेल कौन सा है, सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनिजम्स में कौन सा है, सबसे बड़ा सेल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में कौन सा है, राइट। अब हम बात करते हैं कि सेल्स की जो शेप्स हैं वो कौन कौन सी हो सकती हैं। तो सेल्स की शेप्स की भी बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। जिस तरह से कुछ डिस्क शेप होते हैं, कुछ पॉलीगोनल होते हैं। जब हम एनिमल टिश्यूज पढ़ेंगे वहाँ पे हम देखेंगे कि सेल्स का जो साइज है उसमें किस तरह का डाइवर्सिटी होता है। बहुत इंटरेस्टिंग है वो चैप्टर। तो ये आप टिश्यूज में बहुत डिटेल्स में पढ़ेंगे, प्लांट टिश्यू में भी पढ़ेंगे सेल्स के साइज कौन कौन से होते हैं और शेप्स, और एनिमल टिश्यू में भी डेफिनेटली पढ़ेंगे। उसके बाद क्यूबाइडल होती हैं, एमीबाइड होती हैं। जब आप कॉपी पे इनको सेल शेप्स को लिखेंगे तो आपने क्या करना है, ये जैसे मैंने यहाँ पे बोला डिस्क शेप, तो आपको क्या करना है, इंटरनेट से डिस्क शेप ड्रॉ करनी है, राइट। इतना सा काम आपको मैं दे रहा हूँ। थ्रेड शेप हो सकते हैं, इरेगुलर भी हो सकते हैं। इरेगुलर जैसे कि बेस्ट एग्जांपल है अमीबा, राइट। अब बात कर लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डीएनए ऑर्गेनाइजेशन, हम सेल्स को लार्ज बेसिस पे कितनी टाइप्स में डिवाइड करते हैं। सो डीएनए ऑर्गेनाइज बेस्ड हम सेल्स को दो टाइप्स में बांटते हैं। ये आपने छोटे क्लास में पढ़ा होगा। द वन इज द प्रोकैरियोटिक सेल। सो प्रोकैरियोटिक सेल का जो सुपर किंगडम था दैट वाज प्रोकैरियोटा। वो क्या था? प्रोकैरियोटा। और उसी तरह जो दूसरा था वो था यूकैरियोटिक का यूकैरियोटा। सो बहुत सारे बच्चों को प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिफरेंस ही नहीं पता चलता है। बड़ी बार वो यूकैरियोटिक सेल को प्रोकैरियोटिक बोल देते हैं, यू और प्रोकैरियोटिक को, या वाइस वर्सा, राइट। सो बड़ा ही सिंपल सी चीज आपको याद रखनी है। जब भी प्रोकैरियोटिक सेल की बात की जाए, प्रोकैरियोटिक, तो देखिए प्रो का मतलब होता है, या आप ऐसे कह सकते हैं जो पहले आया, राइट। सो पहले आया बैक्टीरियल सेल, राइट। ऐसे याद कर लीजिए। सो प्रोकैरियोटिक सेल की जब भी हम बात करें तो दिमाग में एकदम से स्ट्रक कर जाना चाहिए आपके बैक्टीरियल सेल। तो इसको याद कैसे रखना है आपने, आप गेम तो खेलते ही होंगे पबजी। सो पीबी आपने कोड याद रख लेना है। प्रोकैरियोटिक सेल किससे बिलोंग करेगा? बैक्टीरिया से। यानी कि जब हम प्रोकैरियोटिक सेल को एक्सप्लेन करते हैं तो हम बैक्टीरिया का डायग्राम एज ए मॉडल डायग्राम यूज करते हैं, राइट। उसके बाद आगे यूकैरियोटिक सेल। तो यूकैरियोटिक सेल में दो फर्दर टाइप्स के सेल्स होते हैं। वन इज द प्लांट सेल एंड अनदर इज द एनिमल सेल। सो कभी कभी नीट में या आप कह सकते हैं, शायद आपकी किस्मत अच्छी हो तो वो ये पूछ देंगे कि बताइए प्लांट सेल यूकैरियोटिक है या प्रोकैरियोटिक है। सो ये भी आप याद रखें, बच्चों को बहुत ज़्यादा इसमें कंफ्यूजन है। तो अब इसका कोड कैसे याद रखना है आपको? इसका कोड आपको याद रखना है पी। मटर होता है ना, मटर। सो कैसे याद रखना है? प्लांट सेल, एनिमल सेल क्या है? यूकैरियोटिक। और प्रोकैरियोटिक को कैसे याद रखना है? पबजी गेम, राइट। सो ये था आज का एक छोटा सा हमारा वीडियो सेशन।
बहुत बार या बहुत टिपिकल क्वेश्चन आता है इस पर्टिकुलर सेक्शन से जिसके ऊपर बच्चे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं, राइट। सो वीडियो सेशन अगर समझ में आया हो तो चैनल को लाइक करना है, वीडियो को भी लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, राइट। सो इसी के साथ आप स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।